सर जी साहब जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, बेहतरीन कॉल देने के लिए वो जाने जाते हैं और उनका कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो तो हमारे हमेशा जहन में रहता ही है। सर जब आप होते नहीं हैं तब भी हम लोग आपको बता दें न्यूज़ रूम में इसकी चर्चा करते रहते हैं। आपका स्वागत है इस खास दिन पर। कल गुड़ी पड़वा है तो सबसे पहले आपको, आपके पूरी टीम को CNBC आवाज़ की तरफ से गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू सर। बताइए सर, क्या व्यू है मार्केट पर? ऑल टाइम हाईज लगाने के बाद एक दो दिन सुस्ताए और अब वापस फॉर्म में आते हुए कैसा लग रहा है बाजार का मूड आपको? देखिए, जैसे मैं लास्ट 6 महीने से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में 3 मौके साफ साफ आपके मेरे सामने पेश हो रहे हैं। पहला जो है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अगले 1-2 साल में अच्छा रन रहेगा। ऑल्दो आज सुबह हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक अच्छे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की दिक्कतें हैं वो बरकरार रहेगी। इस साल भी उनकी दिक्कतें आई थिंक मेंटेन रहेगी और इससे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मार्केट शेयर गेन के काफ़ी सारे मौके मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो ये एक आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटी है जो हम सबको फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज़, स्मॉल टिकट कंजम्पशन, तेल, साबुन, रेस्टोरेंट, कपड़े इत्यादि, इसकी जो बिक्री है लास्ट 1 साल से अच्छी हो रही है। थोड़ी बहुत कमज़ोरी आई है स्मॉल टिकट कंजम्पशन में, बट मेरे ख्याल से ओवरऑल आउटलुक स्मॉल टिकट कंजम्पशन के लिए ऐसी चीज़ें जिसके लोन ना लेना पड़े, स्मॉल टिकट कंजम्पशन का आउटलुक काफ़ी अच्छा है, इसलिए तेल, साबुन और ब्रॉड कंजम्पशन थीम बरकरार रहेगा। और तीसरी चीज़ एक्सपोर्ट्स, मेरे को करेंसी लगता है कि 69 से ₹75 की तरफ जाएगी अगले 12-18 महीने में। ऑलरेडी IT कंपनीज ने लास्ट 1-1.5 साल में बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। आई थिंक IT का ट्रेंड जारी रहेगा। और मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ कि फार्मा में लॉन्ग ओवरड्यू रैली है, फार्मा स्टॉक्स की फंडामेंटल्स अच्छी है और जो हमारे चैनल चेक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स से बात चल रही है, दैट सजेस्ट दैट फार्मा में बहुत डोमेस्टिक एंड एक फॉरेन रिकवरी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिकवरी फार्मा में आने वाली है। सो IT, फार्मा, डोमेस्टिक कंजम्पशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आई थिंक ये 3 बड़े अपॉर्चुनिटी के पॉकेट्स हैं जो अगले 1-1.5 साल में अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा। जी सौरभ जी, ज़रा फोकस करते हैं अगले 2-3 महीने के लिए। हमारे यहाँ 3 रिकॉर्ड हाई देखे गए पिछले हफ्ते। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 कट्स हो चुके हैं लेंडिंग रेट्स में पिछले 4 महीने में। आपको क्या लगता है कि इस वक्त बाजार फुली वैल्यूड है और इलेक्शन तक क्या वैल्यू आनी चाहिए निफ्टी और सेंसेक्स पे? देखिए, आई थिंक पूरी निफ्टी सेंसेक्स पे हम फोकस करें, पूरे इंडेक्स पे फोकस करें, आई थिंक 3 दिक्कतें हैं आपके लिए, मेरे लिए, आपके व्यूअर्स के लिए। पहला, जो हमारे देश के इंडेक्स का कॉम्पोजिशन कुछ खास मज़ेदार नहीं है। निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, आधी से ज़्यादा कंपनी की फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं। लास्ट 6-7 साल में इनकी कमज़ोरी बढ़ती रही है, अर्निंग्स ग्रोथ खास आती नहीं है, कैश जनरेशन होता नहीं है, बैलेंस शीट टूटी हुई रहती है। सो फंडामेंटल अगर बेसिस पे देखें, ना तो निफ्टी और ना तो सेंसेक्स को देखे कुछ खास मज़ा आता है। दूसरी बात है कि 6-7 साल कमज़ोर अर्निंग्स के बावजूद इनकी वैल्यूएशन अभी भी पंची है। निफ्टी 21-22 टाइम्स फॉरवर्ड टू ट्रेड कर रही है। 8वां साल है अभी जो जिस फिस्कल में घुसे हैं, ये 8वां साल है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ की रिस्क की सिंगल डिजिट्स में अर्निंग्स ग्रोथ आए। सो कमज़ोर फंडामेंटल्स, हाई वैल्यूएशन। और जो तीसरा जो मेरे को रिस्क लगता है निफ्टी और सेंसेक्स में, अगर आप इनका 10 साल का भी प्रदर्शन देखें, कुछ खास उत्तेजित करने वाली प्रदर्शन है नहीं। सो जो इंडिया में पैसे बनाने का तरीका है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो, CCP हो, अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, अच्छे कंजम्पशन हो, अच्छी फार्मा या IT हो, इंडिया में पैसे बनाने का ज़रिया स्टॉक मार्केट में, और उसका निफ्टी के साथ मेरे को कुछ खास लिंक नज़र नहीं आता। जैसे अगर आप और मैं सब्जी बाज़ार जाएं सैटरडे संडे को, हम पूरा बाज़ार उठा के घर नहीं लाते, हम चुन के सब्जियां लेते हैं, वही फल सब्जी लेते हैं जो हमको पसंद आती है, अच्छा माल लेके घर आते हैं। कुछ वैसा ही मेरे ख्याल से अप्रोच करना चाहिए स्टॉक मार्केट में भी। चुन के अच्छे स्टॉक लें, फंडामेंटली हाई क्वालिटी स्टॉक लें। जी हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि आपने 3 सेक्टर सुझाए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल कंजम्पशन और फार्मा, जिसमें एक आपने कहा रैली ओवरड्यू है। मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं रियल एस्टेट पे, जहां पे ज़बरदस्त पिटाई हुई, काफ़ी सारे फंडामेंटल चेंजेस हुए उस सेक्टर में। उसमें कोई आपको मिड कैप स्टॉक पसंद आता हो जो मल्टीपैगर बन सकता हो अगले 2-1 साल में? रियल एस्टेट की 2 कहानियाँ आई थिंक इन पैरेलल प्ले आउट कर रही है। एक तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, जहाँ पे अभी भी प्राइसेस मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हैं, भाव बहुत ज़्यादा हैं, ये घर के भाव की बात कर रहा हूँ।
लास्ट 4-5 साल से इस सेक्टर में दिक्कतें रही हैं, और जब तक एक लंबा हाउस प्राइस करेक्शन नहीं आता, मेरे को तो समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान में घर बिकेंगे कैसे। जिस प्राइसेस में हमारे देश के बड़े शहरों में फ्लैट बिकते हैं, घर बिकते हैं, उसमें मेरे ख्याल से कोई अफोर्डेबिलिटी है नहीं। और अफोर्डेबल हाउसिंग जो सेगमेंट है हमारे देश में इतनी छोटी है, उसका कुछ स्टॉक मार्केट के साथ खास संपर्क नहीं है। लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर है कमर्शियल रियल एस्टेट में, जहाँ पे बहुत बड़ी स्केर्सिटी है अच्छे कमर्शियल रियल एस्टेट की, और हिंदुस्तान में 1-2 अच्छे कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर उभर के आ रहे हैं। ये वाली स्पेस, कमर्शियल रियल एस्टेट वाली स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो आई थिंक हाल ही में कोई एक IPO हुई जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी IPO लग रही है, और बेंगलोर में प्रेस्टीज रियल एस्टेट्स हैं। सो कमर्शियल रियल एस्टेट एक स्पेस होगा जो आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा। बट ओवरऑल आपके दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से रियल एस्टेट स्टॉक खरीद के पैसा बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मार्केट टाइमिंग में इसके आपके कुशल होना पड़ेगा, फंडामेंटल्स की असेसमेंट में कुशलता दिखानी पड़ेगी, जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पास वो स्किल सेट है कि रियल एस्टेट स्टॉक में खरीदारी करके पैसा कमाने को मौका मिले। अच्छा सर, ये जो पिछले कुछ दिनों से भारत में FIIs ने भर कर प्यार लुटाया, ये तेज़ी देखने को मिली FII के फ्लो में, आपको लगता है क्या ये कंटिन्यू रहने वाली है, या जितना पैसा मेजॉरिटी आना था आ चुका इलेक्शन से पहले? और इलेक्शंस पर भी सर आपका टेक दीजिए, क्योंकि आप तो खुद जाते हैं फील्ड में। पिछली बार मुझे याद है आपने बहुत ही बढ़िया सटीक विश्लेषण किया था। मूड माहौल कैसा है, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं इस बार? तो पहले FII पे ज़रा फोकस करते हैं। तो जो हमारा फेडरल रिजर्व ने जो किया दुनिया के मार्केट्स के लिए, आई थिंक 20-21 दिसंबर को फेडरल रिजर्व का जो यू टर्न था, टाइट पॉलिसी से रिलैक्स्ड मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़े, और फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले फेडरल रिजर्व ने बोला कि इस साल हम रेट हाइक नहीं करेंगे, और उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान, ये जो उन्होंने माहौल बनाया है ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने, ये माहौल काफ़ी सपोर्टिव है सारे रिस्क एसेट्स के लिए, वो इमर्जिंग मार्केट्स हो, इंडिया की मार्केट हो, या ग्लोबल जंक बॉन्ड्स हो। सो ये कमाल का माहौल है। आई हैव टू कन्फेस, मेरे करियर में मैंने ऐसा देखा नहीं है, लीमन के अलावा मैंने ऐसा देखा नहीं है कि सारे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स बोले कि हमारा एक ही काम है मार्केट को सपोर्ट करना। सो इंडियन मार्केट के लिए ये वाला ट्रेंड FIIs के लिए सपोर्टिव रहेगा। और सर वो इलेक्शन का आपका इस बार का विश्लेषण बताइए, क्या ये जो पैसा लग रहा है इलेक्शन से पहले, FIIs बुलिश हो रहे हैं, क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं? FII बुलिशनेस लिक्विडिटी के आसपास आधारित है। जिस लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, फेडरल रिजर्व की जो सपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को दी जा रही है, वो FII की बुलिशनेस ड्राइव कर रहा है। तो इलेक्शन आउटकम जैसा भी हो, मेरे ख्याल से FII की बुलिशनेस बरकरार रहेगी अगर ग्लोबल लिक्विडिटी सपोर्ट बनी रहे रिस्क एसेट्स के लिए। रही बात हमारे अपने देश की स्थिति के बारे में, जैसे मैंने आपके चैनल में पहले बोला, मेरे को कुछ खास फंडामेंटल लिंक नज़र नहीं आता कि इलेक्शन का आउटकम क्या हुआ, उसके बाद इकोनॉमी कहाँ गई और स्टॉक मार्केट कहाँ गई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार्केट में एक एंटिसिपेशन है कि NDA सरकार वापस आएगी। अगर वो सरकार वापस नहीं आई तो थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है, बट अगर आप 6-12 महीने का व्यू लें, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा इंडियन मार्केट्स में। और इकोनॉमी का जो ब्रॉड ट्रेंड है विच इज़ कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, एक्सपोर्ट्स में उछाल आ सकती है, लेकिन कैपेक्स रिकवरी नज़र नहीं आ रही। वो इकोनॉमी का ब्रॉड ट्रेंड बना रहेगा। 6-12 महीने का होराइजन ले तो मेरे ख्याल से इलेक्शन उतना मीनिंगफुल इवेंट नहीं है जितना कुछ लोग उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सौरभ जी, समय निकालने के लिए, इस खास दिन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपको गुड़ी पड़वा की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ आज शुक्रवार भी है।